सराउंडिंग में है। बच्चों चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट। हमारे सराउंडिंग में जो हमें दिखता है, चाहे वो लिविंग पार्ट हो, चाहे वो नॉन लिविंग पार्ट हो। लिविंग पार्ट मींस बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक लिविंग प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें लाइफ है। और हर वो पार्ट जो नॉन लिविंग है, जिससे हम जिंदा रहते हैं। हवा, ऑक्सीजन, सॉइल, पानी, न्यूट्रिएंट्स, ये सब कौन सा पार्ट हुआ? टेम्परेचर, प्रेशर, सनलाइट, ये सब नॉन लिविंग। इनसे मिलके बनता है हमारा एनवायरनमेंट। और हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से जान पाए, और इसीलिए ये चैप्टर हमारे सिलेबस में इंक्लूड किए गए। अदिति, स्टार्ट करते हैं। चलो, गेट रेडी बच्चे। We have heard the word environment often being used on the television, in newspapers, and by people around us. Our elders tell us that the environment is not what it used to be earlier. Others say that we should work in a healthy environment. And global summits involving the developed and developing countries are regularly held to discuss environmental issues. बस In this देखो, chapter, एक मिनट, ये जो चीज है ना, ये जो अभी यहाँ से दे रखी है, वो यहाँ पर है एनवायरनमेंट के बारे में। कि जनरली आपस में लोग बातें करते हैं कि पहले तो कितनी साफ हवा होती थी, अब एनवायरनमेंट कितना गंदा हो गया है। कि हमें हेल्दी एनवायरनमेंट में काम करना चाहिए, हमारे सराउंडिंग का एनवायरनमेंट हेल्दी होना चाहिए। इवन इवन समिट्स यानी मीटिंग्स होती हैं, बड़े बड़ी कंट्रीज आपस में इस चीज की पे चर्चा करते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल प्रॉपर हो। उसके लिए लाखों हजारों करोड़ों रुपए भी खर्च किए जाता है। तो इवनिंग ये, सर। गुड इवनिंग। आगे। in this chapter, we shall be studying how various components in the environment interact with each other and how we impact the environment. हम्म। हम्म। In class ninth, we saw how different materials are cycled in the environment in separate biochemical cycles. याद है? In नाइट्रोजन these साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल। तो वो क्या था? साइकिल का मतलब क्या हुआ कि वो उसे फिर से यूटिलाइज किया जाता था, वो वापस एनवायरनमेंट में फिर से पहुंच जाता था। याद आ गया ना? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। याद है वाटर साइकिल जो थी? तो हम उसको यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करें, चाहे नॉन लिविंग पार्ट यूटिलाइज करें, लेकिन वापस उसी अवस्था में पहुंच जाता है मटेरियल जिस अवस्था में स्टार्टिंग में था। हम्म। in these cycles, essential nutrients like nitrogen, carbon, oxygen, and water are changed from one form to another. We shall now see how human activities affect these cycles. बस, ये इस चैप्टर का जो मेन उद्देश्य ये है कि ये बताना कि ह्यूमन एक्टिविटीज पॉजिटिवली और नेगेटिवली इन न्यूट्रिएंट्स को किस तरह से इफेक्ट करती है। कौन कौन सी एक्टिविटीज जनरली पॉजिटिव तो बहुत कम है, नेगेटिव्स हैं। और जब ये साइकिल इफेक्ट होंगी तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या होता जाएगा? वर्स्ट से वर्स्ट होता जाएगा। ठीक है, तो उसी सिलसिले में ये चैप्टर बनाए, आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, हेडिंग। हम्म। What happens when we add our waste to the environment? In हम्म। our daily activities, we generate a lot of material that are thrown away. What are some of these waste materials? What happens after we throw them away? Let us perform an activity to find answers to these questions. बस देखो, जो वेस्ट मटेरियल क्रिएट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं: बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायो एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दो टाइप के वेस्ट होते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जो आसानी से बैक्टीरिया डिकम्पोज कर सकते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जो बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकते। जैसे कांच है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, डीडीटी है जो छिड़का जाता है पौधों के ऊपर ताकि उसे पेस्टिसाइड्स, मतलब पेस्टिसाइड है बेसिकली है, लेकिन वो पेस्ट से बचाया जा सके। ये अगर पड़ा रहेगा तो सैकड़ों हजारों साल तक ये डिकम्पोज नहीं होता। कागज है, लेदर है, कपड़ा है, कॉटन है, तो ये आसानी से डिकम्पोज कर देगा, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर देगा।
तो दो टाइप के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अभी इन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा, एक एक्टिविटी पे आ गए। तो हम कोई एक्टिविटी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है इस बार एक्टिविटी बेस्ड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने हैं। तो वी आर नॉट गोइंग टू स्किप एनी एक्टिविटी गिवन इन द बुक, एनसीईआरटी में जो दी है। ठीक है, हाँ पढ़ो, एक्टिविटी पढ़ो। सर मुझे कुछ पूछना था। क्या बोलो बेटा। सर मुझे पूछना था, जैसे आपने कहा कि प्लास्टिक वगैरह हजारों साल तक मतलब डिकम्पोज नहीं होते, तो सर मतलब वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होंगे? नहीं होते हैं, उनकी एक लाइफ ड्यूरेशन होता है, उतने समय के बाद हो जाते हैं। अब होते हैं। आजकल जो पॉलीथीन हम आ रही हैं, बहुत कम ग्रेड वाली आ रही है, उस पर लिखा होता है, उस पर नंबर पड़े होते हैं। तो वो उनकी कुछ साल है, वो डिकम्पोज हो जाएंगे। ठीक है, वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है। ओके सर। हर पॉलीथीन, इसकी अपनी एक शेल्फ लाइफ होती है, उसके बाद वो डिकम्पोज होते हैं। लेकिन सोचो, ध्यान से देखना, ये मैंने यहाँ मेरे खेत है, ठीक है, यहाँ पर कोई पार्टी पिकनिक करने आया और उसने पन्नियों के छिलके फेंक दिए, ऊपर मिट्टी आ गई। ठीक, अब मैंने यहाँ पे सीड लगाया, पन्नी नीचे है, सीड लगाया, क्या सीड ये ग्रो कर पाएगा? क्या उसे पानी मिल पाएगा? आप खुद सोचो। तो ये मेरी तो नहीं मिट्टी बंजर होती चली जाएगी ना। या यही नालियां हैं, नालियों में पन्नी फंस गई, अब क्या होगा बताओ? पन्नियां और पॉलीथीन ये फंस गई, तो पानी यहाँ रुक जाएगा, वहां पर वो ऊपर ऊपर। समझ में आया? तो ये अगर यही कागज फंसा होता तो क्या होता? आपका कोई कागज फंसेगा नहीं, से पानी से तो गल जाएगा, है ना? तो कहीं यस ना सर। कहीं वही चीज है कि हर एक की अपनी, वो कहते हैं ना कि वो होती है। मैं नहीं बता सकता कि प्लास्टिक की कितनी है, हर तरह तरह की प्लास्टिक है, वो भी डिकम्पोज होती है, लेकिन उनको सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं। अब कौन सी प्लास्टिक के कितने साल है मुझे नहीं पता। हाँ आगे पढ़ो बेटा। सर हम्म। जैसे वो प्लास्टिक की बोतल आती है पानी की, तो उसपे सर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तो मतलब वो सर बोतल की एक्सपायरी डेट की डिपेंड है ना? जय मेरे भगवान, आपकी आरती उतारू बेटा, उसके अंदर जो कोल्ड ड्रिंक है उसकी एक्सपायरी है। ठीक है, वो जो सर कोल्ड ड्रिंक मतलब भरी मुझे है। तो नहीं सर, जो पानी वाली बोतल जो होती है। हाँ, और नहीं वो उसकी एक्सपायरी, वो भी पानी की एक्सपायरी लिखी हुई है, लेकिन पानी की सर मतलब बोतल। हाँ, सर मेरा मतलब पूछने का ये था कि मतलब वो डिकम्पोज तो होती है ना, मतलब काफी टाइम बाद होती है, काफी साल बाद, लेकिन नहीं कुछ ऐसी डिकम्पोज भी तो होती है जो नहीं होती हैं, जिनको वो बैक्टीरिया कभी भी नहीं डिकम्पोज नहीं। होती। कुछ ऐसी होती है प्लास्टिक। अब जैसे अच्छा ये है, सर। ये देखो दो टाइप की प्लास्टिक होती है, यूजेबल और रीयूजेबल। मतलब एक ऐसी प्लास्टिक है जो आपके घर में प्लास्टिक के बर्तन बेचो, रद्दी वाला आया प्लास्टिक के बर्तन ले गया, अब प्लास्टिक के बर्तन को पिघलाएगा, जो भी आपके टॉयज है ये भी है, पिघला के नई प्लास्टिक बन के आ जाएगी, रिसाइकिल हो गई ना। लेकिन अगर आप यही प्लास्टिक की पानी वाली बोतल है, अब आप खुद सोचो, आप इसे जनरली लिखा होता है कि यूज करने के बाद इसे क्रश कर दो। क्यों क्रश क्यों कर दो? क्रश का मतलब तो पता ही होगा आप लोगों को क्या होता है। तो यहाँ क्रश करने का तात्पर्य यह है कि क्रश इसलिए कर दो, इसे यूज रीयूज नहीं कर सकेंगे ना। नहीं तो वो दूसरा बंदा क्या करेगा, इसमें गंदा पानी डालेगा, ढक्कन लगाएगा, ढक्कन तो 1 रुपए का मार्केट में मिल ही जाता है, वो बेच देगा। आया समझ? तो ये प्लास्टिक की यस सर। बॉटल भी रिसाइकिल हो सकती है। जब क्रश कर दोगे तो फिर प्लास्टिक वाले उठा के वो रिसाइकिल करने चली जाएंगी। अब ये प्लास्टिक की बोतल बन के आए, नहीं पता कोई और प्लास्टिक बन के आए, लेकिन ठीक है। हाँ, कलेक्ट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम योर होम, अपने ही घर से लेना, दूसरे घर से मत मांगने जाना। दिस कुड इंक्लूड ऑल वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग अ डे, जो पूरे घर में आप देखो, मेन वेस्ट जो होता है वो किचन में ही होता है। अब किचन का कभी आप कोई सामान कोई गिर जाए किचन में, समझ में आ गया, किचन के डस्टबिन में, तो आप हाथ डाल के निकाल नहीं सकते, इतनी बदबू आती है उसमें से, सुबह से शाम तक छिलके पिलके और ये वो। आपकी खुद की सब्जी होगी, उसमें हाथ डालना आपको गंदा लगेगा कि हाँ हाय मेरे कागज गिर गया या मेरा कॉइन गिर गया। लाइक किचन वेस्ट, किचन वेस्ट में क्या होगा, जो फूड बच गया, छिलके, वेजिटेबल पील्स, चाय की पत्ती, जनरली हमारे घर में तो चाय की पत्ती सुखा लिया जाता है, पौधों में डाल देते हैं वो लोग, तो सुखा के धो के पौधों में मिट्टी में। मिल्क पैकेट, जो अगर अमूल का मक्खन वक्खन का हुआ है, रैपर उसके हो गए, एम्प्टी कार्टन्स, ये सब मिलेंगे। वेस्ट पेपर, छिलके फिलके मिलेंगे, वो दवाई खाई उसका छिलका है, बॉटल स्ट्रिप्स, बबल पैक्स, ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ्स, कपड़े, ये तो उसमें नहीं मिलेंगे किचन में, लेकिन कहीं ना कहीं डस्टबिन में। ब्रोकन फुटवियर, जो टूट गया तो बाहर कहीं ना कहीं एक मेन होता है कि सुबह उसे डालना ही है बाहर जाके, घर का कूड़ा कचरा किचन में थोड़ा डलता है, वो तो किचन का कूड़ा कचरा किचन में डलता है। तो इतने इन्होंने एग्जाम्पल देके बताए। तो अब ये आगे कह रहे हैं, बरी दीज मटेरियल इन अ पेट, एक गड्ढे में, स्कूल के गार्डन में, अपने घर में। देखो इतने समझदार हैं, स्कूल जाओ, स्कूल में कूड़ा लेके जाओ और उसमें उसमें ये सब भर दो, और ऊपर उसे, ठीक है, अ फ्लावर पॉट और ये वो कवर विद एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, मिट्टी से उसे कवर कर दो सबको।
अब इसने कहा है उस मटेरियल को मॉइस्ट होने दो, ऑब्जर्व 15 दिन बाद देखते रहो उसको। व्हाट आर द मटेरियल दैट रिमेन्स अनचेंज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे भी मटेरियल होंगे ना जो अनचेंज रहे, जैसे मेडिसिन के छिलके, आपको पता है जो ऊपर एल्यूमिनियम फॉयल के होते हैं जनरली, वो उसमें प्लास्टिक होती है, एल्यूमिनियम फॉयल होती है। बबल पैक जो है वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं, जो छोटे छोटे बबल होते हैं जो हाथ में आते हैं, पटपट करते रहते हैं हम लोग। देखा है ना कहीं, अगर फोन वगैरह ऑनलाइन कभी मंगाया हो तो आपने देखा प्लास्टिक में रैप होके आता है वो। Yes, sir. यस सर। तो ये सब चीजें क्या है, ब्रोकन फुटवियर है, अब ये लेदर है, ये भी गल जाएगा कुछ समय बाद। व्हाट आर द मटेरियल विच चेंज देयर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ओवर टाइम। बेसिकली टॉपिक यहाँ पे कौन सा कहना चाह रहा है ये बोलो, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऑफ दीज मटेरियल दैट आर चेंज विच वन चेंज द फास्टेस्ट, कौन सबसे तेजी से चेंज हो गया, किसने अपनी जो स्ट्रक्चर था बिल्कुल चेंज कर दिया। कागज वागज होगा वो तो गल जाएगा, दिखेगा भी नहीं कागज गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, पढ़ो जल्दी We पढ़ो। have seen in the chapter on life processes that the food we eat is digested by various enzymes in our body. Have you ever wondered why the same enzyme do not break down everything we eat? Enzymes are specific in their action. मतलब एंजाइम्स जो है, Specific सुनो ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो खाना खाते हैं एंजाइम्स उसे ब्रेक डाउन करते हैं। तो क्या हर चीज जो हम खाते हैं वो हर चीज को एंजाइम ब्रेक डाउन कर लेंगे? इनका कहने का मतलब ये है जो हम खा रहे हैं हर चीज को वो डाइजेस्ट कर लेंगे। हाँ, specific enzymes are needed for the breakdown of a particular substance. That is why we will not get any energy if we try to eat coal. ठीक है, कोयला खा के देखो तो कोई भी एनर्जी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो एंजाइम उस कोयले पे काम नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, हाँ। Because of this, many human-made materials like plastics will not be broken down by the action of bacteria or other saprophytes. यू नो सैप्रोफाइट जो हमने पढ़ा था, सैप्रोफाइट जो डेड और डिके होने वाली चीजों पर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो सैप्रोफाइट्स और जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो क्या है, हमने जो मटेरियल बनाया है उसको हर एक मटेरियल को डिकम्पोज नहीं कर सकते। लाइक प्लास्टिक है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, कांच है, इस पर ये बैक्टीरिया वर्क ही नहीं करेंगे। हाँ, आगे पढ़ो। These materials will be acted upon by physical processes like heat and pressure, but under the ambient conditions found in our environment, these persist for a long time. मतलब क्या हुआ, जो मटेरियल हमने मैन मेड है, जो हम लोगों ने बनाए हैं अधिकतर, ठीक है, वो प्लास्टिक और इन सब की बात हो रही है, विल बी एक्टेड अपॉन बाय फिजिकल प्रोसेस लाइक हीट एंड प्रेशर, बट अंडर द एम्बिएंट कंडीशन फाउंड इन अवर एनवायरनमेंट दीज परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। कि जो उनको कंडीशन मिल रही है, एनवायरनमेंट जो कंडीशन प्रोवाइड करा रहा है, उस पर हीट भी मिलेगी, उसको प्रेशर भी मिलेगा, अगर कहीं दब गए हैं, मिट्टी के अंदर दब गए हैं, लेकिन वो मटेरियल बहुत लंबे समय तक रहते हैं। उनकी जो स्ट्रक्चर है वो तेजी से चेंज नहीं होता। आया समझ? तो ये इनकी बात कर रहे हैं किसकी, नॉन बायोडिग्रेडेबल की। लेकिन अगर वो बायोडिग्रेडेबल होते तो बैक्टीरिया और सैप्रोफाइट उस पर अटैक करके उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देते और उसे अनहार्मफुल, अभी हार्मफुल सब्सटेंस से ये उनको इजीली हार्मफुल से हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे कहलाएंगे कौन से, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो अगला टॉपिक अब शुरू हो रहा है। हाँ, पढ़ो आगे, अगला पैरा पढ़ो। Substances that are broken down by biological processes are said to be biodegradable. यानी ऐसे सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, जिनको ब्रेक डाउन किया जा सकता है, वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाते हैं या सब्सटेंस कहलाते हैं। ठीक है, हाँ। How many of the substances you buried were biodegradable? Substances that are not broken down in this manner are said to be non-biodegradable. तो अब यहाँ पे डेफिनेशन आती है बच्चों, एनसीईआरटी ने एक अच्छी डेफिनेशन नहीं प्रोवाइड करी है, ठीक है, कि व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो लिखेंगे ऐसे वेस्ट जिनको बैक्टीरिया आसानी से डिकम्पोज कर देता है और उसे हार्मलेस कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देता है, वो बायोडिग्रेडेबल है। और अगर बैक्टीरिया ऐसा नहीं कर पा रहा, कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस से उसे ब्रेक डाउन नहीं किया जा पा रहा है, तो वो कहलाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, हाँ आगे।
These substances may be inert and simply persist in the environment for a long time or may harm the various members of the ecosystem. बस ये क्या है, ये इनर्ट होंगे, किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, ना केमिकल रिएक्शन होगी ना बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, यू नो, वो वेस्ट जो है डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, और जब वो डिकम्पोज नहीं हो पाएगा तो बहुत लंबे समय तक के लिए एनवायरनमेंट में रहेंगे और वो हमारे इकोसिस्टम को डैमेज करेंगे। अब क्या है इकोसिस्टम, आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। इज इट क्लियर बच्चों? अभी शुरुआत हुई है किसकी, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की। चलो जी आगे, एक और एक्टिविटी आई, पढ़ो। Use the library or internet to find out more about biodegradable and non-biodegradable substances. आगे How long are various non-biodegradable substances expected to last in our environment? जैसे हम लोगों का भी हेल्दी डिस्कशन चल रहा था, यही तो था कि किसी ने पूछा था प्लास्टिक कितने साल में होगी, ईशा ने पूछा था कि सर क्या कभी नहीं होगी, कितने साल लगते हैं। तो वही चीज है कि मैंने क्या कहा, मेरे पास वो लिस्ट नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन यही कहा गया है कि लाइब्रेरी और इंटरनेट पे जाओ। लाइब्रेरी तो जा नहीं सकते, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं हम कि कौन सी प्लास्टिक या कांच या ये डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस है कितने समय में डिग्रेड होते हैं या कभी नहीं होते, ये भी हो सकता है ना। हाँ आगे पढ़ो। These days, new types of plastics which are said to be biodegradable are available. अभी जो बात हो रही थी Find मैंने out, कहा था, हाँ find out more about such materials and whether they do or do not harm the environment. ठीक है, जो न्यू प्लास्टिक इस्तेमाल हो रही है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आए कुछ, देखते हैं क्या है। वाई आर सम सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल एंड सम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल? तो क्या लिखेंगे, जिनको बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देता है बायोलॉजिकल प्रोसेस से, बैक्टीरिया या सैप्रोफाइट, वो बायोडिग्रेडेबल होंगे, और कुछ सब्सटेंस को वो नहीं कर सकता, वो किसी भी बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज नहीं किए जा सकते, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे। इसके एग्जाम्पल में प्लास्टिक लिख देना, पॉलीथीन लिख देना, इसके एग्जाम्पल में कागज लिख देना, लेदर लिख देना, या सब्जियों के छिलके, यू नो, ये बायोडिग्रेडेबल में आ जाएगा। अगला क्या है, गिव एनी टू वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। दो तरीके बताने हैं कि वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट करेंगे। तो क्या कहेंगे, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल तो नहीं है, तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे और वो मैन्योर बन जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल काउडंग का दे सकते हो, इवन पील ऑफ, बोलो, छिलके फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, वो भी क्या होंगे, मैन्योर बनेंगे, और वो क्या कर दे रहे हैं, हार्म पहुंचा रहे हैं या यूजफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, यूजफुल है, यूजफुल। ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, आप ये मत सोचना नहीं किया, आपको टॉपिक तो क्लियर है ना, और जब टॉपिक क्लियर है तो अपने मन से 2-3 लाइन की स्टेटमेंट लिख देना, बस खत्म। और आना यही है, जी के बेस आएगा जो क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, डेफिनेशन बेस तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि आएगा। इस चैप्टर का आपको नॉलेज है, आपने बस आपने पढ़ना है, पेपर में छाप के आ जाना है। हाँ, अब वहां कोई ग्राफ बना हुआ आ गया कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का टाइम ड्यूरेशन ऐसे है, इसका ऐसे है, तो आपने देखना है ना कि एक्स एक्सिस पे क्या दिया, वाई एक्सिस पे क्या दिया, ए कौन है, बी कौन है, तो वो आपने खुद दिमाग लगाना है, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं कहीं। जब कहीं नहीं है तो आपने तो पढ़ के करना है ना, समझना है, उस मैथ अच्छी तरह से करिए तो चार्ट को तो समझ पाओगे ना। एक्स एक्सिस पे कुछ दिया होगा, वाई एक्सिस पे कुछ दिया होगा, ए बी, टाइम देखो क्या है, वैल्यू कितनी है उसकी, तो यहाँ से हम आंसर दे पाएंगे। गिव एनी टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो अब ये तो आप बता ही सकते हो, लाइक डीडीटी है जो पेस्टिसाइड है, उसका इस्तेमाल किया जाता था, तो पानी में मिल जाएगी, पानी में मिलने के बाद हमारे ड्रिंकेबल पानी में आएगी और हमारी हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट करेगी। पॉलीथीन है, मिट्टी में मिल जाएगी, तो वो उस जगह के जो प्लांट्स हैं उनको उनकी ग्रोथ में रुकावट डालेगी, क्योंकि पानी का एब्जॉर्प्शन उनका रुक जाएगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो ये अपने मन से बना के लिख पाओगे ना, है बेटा, सॉइल को बंजर कर देगी, हाँ बैरन कर देगी। वेरी गुड, तो आप इसे अपने मन से लिख सकते हो, लेकिन पॉइंट वाइज लिखना, पैरा वाइज नहीं लिखना। इसने 2 वे पूछे, नंबर फर्स्ट आंसर ये आएगा, नंबर सेकंड ये लिखे इन 2 वेज इट कैन हार्म, नंबर फर्स्ट नंबर सेकंड, वो पहले को टिक दूसरे को टिक। पैरा वाइज तुमने 2 दिखा दिया, लिखा ही नहीं है 1 और 2, तो फिर वो टीचर को समझ नहीं आएगा, तो नंबर भी प्रॉपर नहीं देगा, फुल मार्क्स के लिए खींचने पड़ते हैं नंबर। चलो आगे पढ़ते हैं, पढ़ो बेटा, आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, नेटवर्क स्पीड आपकी भी अच्छी है, जल्दी पढ़ो दीदी। Ecosystem, what are its components?
All organisms, such as plants, animals, microorganisms, and human beings, as well as the physical surroundings, interact with each other and maintain a balance in nature. मतलब All the इसका मतलब क्या interactive है, देखो जितने ऑर्गेनिज्म हैं जो लिविंग है, जैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह और ह्यूमन, ठीक है, ये एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, ये है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक मतलब लिविंग, एंड फिजिकल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, पानी, सॉयल, ये है अबायोटिक, सनलाइट, अबायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक और अबायोटिक आपस में इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। ये बायोटिक एनवायरनमेंट तो हमारे पास है, लेकिन ये चीज फिजिकल सराउंडिंग चली गई, है ही नहीं, अबायोटिक ही नहीं है, पानी नहीं है, सॉयल नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, सनलाइट नहीं है, प्रेशर नहीं है, ह्यूमिडिटी नहीं है, अब जिंदा रहेगा क्या बायोटिक? आया समझ? तो बायोटिक कंपोनेंट को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? अबायोटिक कंपोनेंट। इसीलिए ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं और नेचर को बैलेंस करते हैं बच्चों, ठीक है? हाँ, आगे। all the interacting organisms in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem. बस, तो इकोसिस्टम क्या हुआ बोलो? बायोटिक कंपोनेंट का अबायोटिक कंपोनेंट से क्या करना? इंटरेक्ट करना। आया समझ? और बोलो, दैट इज नोन। अच्छा, इकोसिस्टम को ध्यान से समझते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा तालाब, ये तालाब भी एक इकोसिस्टम है, पॉन्ड्स का। सर्दियां आ गई तो पॉन्ड्स तो लगा ही रहे होगे आप लोग, तो ये भी पॉन्ड्स है, लेक में नहीं, पॉन्ड्स, ठीक है? तो ये पॉन्ड्स है, ये इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम में, उस तालाब में, आपको पता है अगर ये तालाब है तो अंदर यहाँ प्लांट्स भी होंगे, इसमें इसको खाने वाले छोटे छोटे एनिमल्स होंगे जो पानी में रहते हैं, फिर फिश होंगी, फिर उससे बड़ी फिश होंगी। आई बात समझ? और हो सकता है कि क्रोकोडाइल भी रहता हो सकता है, और हो सकता है यहाँ पर क्या नाम है, कछुए भी रहते हो, टॉर्टोइज और ये वो। तो ये क्या बना रहे हैं? पूरा एक इकोसिस्टम नहीं क्रिएट कर रहे हैं। पानी, सोचो पानी नॉन लिविंग है, उसके अंदर ऑक्सीजन नॉन लिविंग है, और ये ऑर्गेनिज्म जो मैंने बताया, तो ऑर्गेनिज्म है in an area together with non-living environment, non-living constituents form an ecosystem. तो ecosystem is a self-contained unit. Ecosystem is a self-contained unit. Definition आपने इसकी बना के याद रखनी है। What is ecosystem पेपर में आ गया, ठीक है? Self-contained unit of, बोलो, बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक कंपोनेंट, जो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ को उस एरिया में पॉसिबल बनाते हैं, ठीक है बच्चों? तो इकोसिस्टम की लिखना चाहो तो लिख लो डेफिनेशन। इकोसिस्टम कहीं भी अच्छी सी मिले याद रखनी है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो याद रखनी होती हैं। अब वो पूछेगा 2 इकोसिस्टम बताओ, तो एक आप इसका बता देना, किसी पॉन्ड का बता देना, ठीक है, पॉन्ड्स, और दूसरा कहाँ का बता दो, डेजर्ट का बता दो, नहीं डेजर्ट नहीं, उसका बता दो, फॉरेस्ट का, ठीक है? फॉरेस्ट के इकोसिस्टम में तो बहुत आ जाएंगे, प्लांट्स भी बहुत होंगे, एनिमल्स भी बहुत होंगे, ठीक है? एक को दूसरा खा रहा है, दूसरे को तीसरा खा रहा है, तीसरे को चौथा खा रहा है, तो आप इकोसिस्टम, डेजर्ट का भी इकोसिस्टम है। हाँ, आगे पढ़ो। Thus, an ecosystem consists of biotic components comprising living organisms and abiotic components comprising physical factors like temperature, rainfall, wind, soil, and minerals. आ गया समझ? तो इकोसिस्टम किन से मिलके बन रहा है बच्चों? बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। तो डेफिनेशन लिखनी ना, बना लेना, अपने आप याद रखनी है बच्चों आप लोगों ने, यहाँ कहीं प्रॉपर दे नहीं रखी, इस चांस से उठा लेना डेफिनेशन, यही लिख देना पेंसिल से, ठीक है? तो यह थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, टीचर डिपेंडेंट रहोगे तो कभी कुछ नहीं होना। हाँ, आगे पढ़ो, पढ़ो For बेटा। example, if you visit a garden, you will find different plants such as grasses, trees, flower bearing plants like rose, jasmine, sunflower, and animals like frogs, insects, and birds. All these living organisms interact with each other, and their growth, reproduction, and other activities are affected by the abiotic components of ecosystem. बस एक मिनट, देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, तीसरा वेस्ट मटेरियल छोड़ता है, चौथा उस वेस्ट मटेरियल को खाता है, तो कहीं ना कहीं ये आपस में एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है?
ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। आपको रिप्रोडक्शन के लिए सर कैसे, एक एनिमल है तो दूसरे पे कैसे, तो मैं कहूँगा प्लांट्स का एग्जाम्पल ले लो कि एक इंसेक्ट आया इस फ्लावर पे बैठा, उड़ के गया इधर, दूसरा फ्लावर है ये, तो पॉलन ग्रेन्स को लेके गया नहीं गया, तो ये क्रॉस जो पोलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड हो गया, बोलो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड नहीं हो गया, तो ये क्या है, ये रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है क्या है, ठीक है। सो So, a garden in an अ गार्डन इज एन इकोसिस्टम, तो गार्डन का भी तो इकोसिस्टम अपना हो गया, हाँ है ना, ऐसी तालाब का होगा, ऐसी रिवर का होगा, ऐसी लेक्स का होगा, ऐसी डेजर्ट का होगा, ऐसी फॉरेस्ट का होगा, ठीक है। Other types of ecosystems are forests, ponds, and lakes. These are natural ecosystems, while gardens and crop fields are human made artificial ecosystems. बस अब देखो एक क्वेश्चन मैंने कहा व्हाट इज एन इकोसिस्टम, पेपर बोर्ड का क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्या पता यही छप जाए पेपर में आ जाए। डिफाइन इकोसिस्टम, इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, एक दो नेचुरल और दो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया या 5 में ही आ गया, लियो आसान बनाया उन्होंने, पेपर 5 में दे दिया। समझ रहे हो, आज मैं बोल रहा हूँ, आपको याद भी नहीं आएगा कि मैंने बताया था क्वेश्चन, सच बता रहा हूँ। आप तो करके आओगे हाँ कर लिया, तो आपको सोचो कितना अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। इकोसिस्टम, ठीक है, इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और अभी बताया मैंने अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। दो नेचुरल बताओ इकोसिस्टम के बारे में, तो कौन से हो गए, फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, और जो आर्टिफिशियल जो हमने जो क्रिएट करे हैं, जो हमने बनाए हैं, गार्डन, क्रॉप फील्ड। क्रॉप फील्ड मतलब अगर हम जहाँ खेती कर रहे हैं वहां भी तो एक आर्टिफिशियल में पार्क्स इकोसिस्टम। भी आ सकता है, क्या आर्टिफिशियल में पार्क्स भी आ सकते हैं। पार्क आ सकते हैं, पार्क आ सकते हैं। अब गार्डन लिखा है तो गार्डन ही लिखो ना, एनसीईआरटी के शब्दों को फॉलो करो, ठीक है। एनसीईआरटी में गार्डन लिखा, क्रॉप फील्ड यही छाप दो, अगर याद नहीं आ तो पार्क लिख दे, ठीक है। आप वो भी कह सकते हो, लेकिन पता है जो हम अपने घर में मछलियां रखते हैं क्या कहलाता है, एक्वेरियम। लेकिन एक्वेरियम में इकोसिस्टम कहाँ बना, Aquarium। सो एक्वेरियम में पौधे हाँ, कहाँ होते हैं, ओरिजिनल पौधे कहाँ होते हैं, तो ऐसे ही वो होते हैं, आर्टिफिशियल पौधे होते हैं, तो नहीं आया समझ, मतलब वो तो खाना उसमें डालते हैं, देखा जाए तो वो आर्टिफिशियल ही है, लेकिन हमने आर्टिफिशियली इकोसिस्टम पानी और ऑक्सीजन के साथ उसमें कुछ फिशेस डाल दी हैं या कुछ ऑर्गेनिज्म डाल दिए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी है, लेकिन आपको लिखना यही है, शब्द यही लिखने हैं बच्चों, गार्डन एंड क्रॉप फील्ड्स आर ह्यूमन और ह्यूमन मेड और आर्टिफिशियल, ठीक है। दुनिया ये कुछ भी लिख के क्या आएगी, हम ये दो लिख के आएंगे, बस ये समझ लो बस, ठीक है। तीसरा पूछेगा तो लिख देना वो। तो क्वेश्चन जो मैंने ऊपर बोला था बुक में पेंसिल से लिख लेना। चलो एक्टिविटी 15.3 मैंने चीज नोट करी है कि ऑलमोस्ट दिसंबर के बाद से लगभग आपका हो गया, दिसंबर तो खत्म नहीं हुआ, जो मैं डिस्कस करता हूँ उसमें से जरूर आता है, क्योंकि फाइनली अब मैं बहुत रिलैक्स हो जाता हूँ कि सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, आराम आराम से पढ़ेंगे, और तुम्हें 2 महीने बच्चों पूरे मिलने वाले हैं, 2 मंथ्स पूरे पूरे, जैन फैब तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो 2 मंथ्स है हमारे पास, पूरे पूरे मन से पढ़ेंगे तो आपको पता है कि यार कम से कम एक बार तो हो ही गया, और दूसरी बार अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जब मैं आपको दिया करूंगा डेली के डेली काम जरूर करना बच्चों। अभी तो प्री बोर्ड 3 बोर्ड चल रहे हैं तुम लोगों के, लेकिन जब मैं क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को करने के लिए वो जरूर डेली के डेली डालना, ये मत सोचना कोई चेक कर रहा है नहीं कर रहा है, आपने अपने आप ही करने हैं और अपने आप प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेना है, क्योंकि वही जो आपसे नहीं हुआ वही आ गया एग्जाम। तो दुख क्या होता है, यही क्वेश्चन मैंने आज कराया, यही क्वेश्चन मैंने दिया, आप पेपरों से 10 दिन पहले पूछे सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मैं आपसे कहूंगा बेटा ये कराया तो था, देखो ये इस डेट को ये है, क्योंकि मैं सारी चैट लगभग अपने पास प्रिजर्व रखता हूँ, तो आपको हाँ सर उस दिन तो हो गया था, अब नहीं हो रहा, अबे क्यों नहीं हो रहा मूर्ख, क्यों नहीं हो रहा, तो करा नहीं था तुमने उस दिन में, उस समय क्या होता तो आज नहीं पूछते। अब लास्ट मोमेंट है, ये रिवीजन स्टार्ट हो चुका है, ये समझ लो यहीं से रिवीजन स्टार्ट है, तो यहाँ कोई कमी नहीं चाहिए मुझे, पढ़ो। Activity 15.3. You might have seen an aquarium. Let us try to design one. आ गया, देखो एक्वेरियम पे बातें कर रहे थे, सच में मैंने नहीं देखा था, आ गया एक्वेरियम, चलो हाँ। What are the things that we need to keep in mind when we create an aquarium? The fish would need a free space for swimming. It could be a large jar, water, oxygen, and food. ये सब चाहिए, We पानी can चाहिए, pro- चाहिए, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, और उसमें ऑक्सीजन भी होनी चाहिए, नहीं तो उसको नानी याद आ जाएगी, और उसे फूड भी मिलना है, नहीं तो नाना याद आ जाएंगे, नहीं आया समझ, तो ये सब चीजें चाहिए। हाँ आगे। we can provide oxygen through an oxygen pump, aerator, एरेटर and कहलाता है, fish food.
फिश फूड जो होता है जो मार्केट से हम लोग खरीदते हैं, काफी महंगा आता है जी। किसी घर में है पालतू मछलियां? किसी ने अपने घर में बनाया हुआ है एक्वेरियम? यस सर। अच्छी बात है, लेकिन दुख बहुत होता है जब मर मरा जाती हैं प्यारी प्यारी वाली मछलियां। निकाल के वो नेट से निकालो, फिर उसे फेंक दो। चलो आगे पढ़ो। If we add a few aquatic plants and animals, it can become a self-sustaining system. हाँ, अगर हम उसमें एक्वेटिक प्लांट्स लगा सकें और उसमें कुछ एनिमल्स और डाल दें फिश के साथ, तो ये ऐसा हो सकता है सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम, कि हमें उसे सस्टेन ही ना करना पड़े, हमें उसमें वो ना डालना पड़े, क्या ऑक्सीजन ना देनी पड़े, हमें उसे फूड ना देना पड़े। प्लांट्स होंगे तो प्लांट्स को वो खाएंगे, वेस्ट निकलेगा, वो आया समझ, मतलब हमें उसे उसकी केयर नहीं करनी पड़ेगी। कैन यू थिंक हाउ दिस हैपन? एन एक्वेरियम इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। आगे जो ऊपर डिस्कशन चल रहा था बच्चों, तो जब आप हेल्दी डिस्कशन मेरे साथ करेंगे, मतलब तो कहीं ना कहीं वो चीज निकल के आएगी, क्योंकि आप कहीं गलत नहीं होंगे ना। अभी देखो 2-3 बच्चों ने आज को 2-3 क्वेरीज करी, वही चीजें वापस लौट के हमारे सामने आ गई नहीं आ गई? चाहे वो ईयर की बात हो, बायोडिग्रेडेबल ईयर की, या इकोसिस्टम इसकी। लेकिन अभी तक इकोसिस्टम नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अगर उसमें प्लांट्स डाल दिए जाएं, एनिमल्स डाल दिए जाएं, तो सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम बन सकता है ना, सेल्फ जो खुद चले, हमें ना चलाना पड़े जिसे। हाँ, तो एक्वेरियम को भी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, इकोसिस्टम। लेकिन ये आर्टिफिशियल होगा, मैन मेड होगा। आगे बढ़ते हैं, पढ़ो। Can we leave the aquarium as such after we set it up? Why does it have to be cleaned once in a while? Do we have to clean ponds or lakes in the same manner? Why or why not? अब यहाँ पर बताओ, देखो, अगर हमने उस एक्वेरियम को बनाया जिसमें पौधे लगा दिए, ऑर्गेनिज्म डाल दिए, फिशेस डाल दी, तो क्या ये साफ रहेगा या गंदा होता रहेगा समय समय के साथ साथ? तो आप कहोगे गंदा होगा। ये साफ क्यों रहेगा? गंदा होता रहता है, गंदा होता है। इवन पानी तक को बदलना पड़ता था, याद करो, अगर आपके घर में कभी आपने एक्वेरियम रखा हो। यस। तो क्या समझ में आ रहा है बताओ? कि अगर हमें इसको भी बदलना पड़ रहा है, लेकिन पॉन्ड्स में और जो लेक्स होती हैं उसका पानी तो साफ होता है, उसे तो कोई फिल्टर नहीं करता, उसे तो कोई चेंज नहीं करता। वाई और वाई नॉट? ऐसा क्यों होता है? नेचुरल फिनोमिना। आई बात समझ? नेचुरल फिनोमिना है वो। उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट बनाने वाले, जैसे वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है फिशेस का या ऑर्गेनिज्म का, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो उस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं? खाते हैं, खा जाते हैं। हाँ। और वो समझ में आ गया? मान लो कि क्लीन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट निकल रही है, तो प्लांट्स ने उसको कंज्यूम कर लिया, तो वो नेचुरल प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ो। We have seen in earlier classes that organisms can be grouped as producers, consumers, and decomposers according to the manner in which they obtain their sustenance from the environment. तो ये याद है, पहले चैप्टर में ही पढ़ा था हमने। प्रोड्यूसर प्लांट्स हो गए, कंज्यूमर जो उनको कंज्यूम करते हैं, चाहे वो एनिमल खाते हैं चाहे वो प्लांट्स खाते हैं, और डिकम्पोजर वो होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं डेड और डिकेइंग मैटर को, ठीक है, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं और अपनी एनर्जी प्राप्त करते हैं। हाँ, Let us recall what we have learned through the self-sustaining ecosystem created by us above. कौन सा वाला? जो ऊपर वाली एक्वेरियम की बात कर रहे हैं ना, जो हमने बनाया है, सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम जो हमने ऊपर एक्टिविटी में बनाया था, उसमें प्लांट्स और एनिमल्स भी डाल दिए थे। हाँ, Which organisms can make organic compounds like sugar and starch from inorganic substances using the radiant energy of the sun in the presence of chlorophyll. किसकी बात कर रहा है? प्लांट्स की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन बना सकता है? ग्लूकोज कौन बना सकता है? शुगर कौन बना सकता है? स्टार्च कौन बना सकता है? बोलो। प्लांट्स। और इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। और कहाँ से बन रहा है? सनलाइट से। यानी कौन सी? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कौन कर सकता है बच्चों? फोटोसिंथेसिस, इससे केस स्टडी आ जाती है। plants. ठीक है। हाँ, आगे बढ़ो। All green plants and certain bacteria which Blue can green algae. produce food by ब्लू आपके में नहीं लिखा ब्लू ग्रीन एल्गी? ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी विच कैन, हाँ,
produce food by photosynthesis come under this category and are called the producers. प्रोड्यूसर्स, तो प्रोड्यूसर कौन हो गए? जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए, सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑल्सो। ठीक है, तो ये आप ये से अंडरलाइन कर लेना। ये फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, अपना फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, शुगर, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, यू नो। हाँ, आगे। Organisms depend on the producers either directly or indirectly जैसे for शेर their है, sustenance. शेर डायरेक्टली पौधों पे डिपेंडेंट नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, लेकिन शेर पौधों को हिरन ने खाया तो शेर ने हिरन को खा लिया। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट्स पर ही डिपेंड है, उनसे एनर्जी प्राप्त करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हाँ, These organisms, which consume the food produced either directly from producers or indirectly by feeding on other consumers, are the consumers. कंज्यूमर्स, यानी वो या तो वो प्लांट्स को डायरेक्टली ईट कर रहे हैं यानी हर्बीवोरस हैं, या एनिमल्स को खा रहे हैं, उन एनिमल्स को खा रहे हैं जो प्लांट्स खाते हैं। तो इनको हम किस नाम से जानेंगे? कंज्यूमर्स। क्या कहलाएंगे वो? कंज्यूमर्स। ठीक है, हाँ, आगे। Consumers can be classed variously as herbivores, carnivores, omnivores, and parasites. बस, तो हर्बी प्लांट्स खाने वाले, कार्नी फ्लैश यानी मीट खाने वाले, ओमनी दोनों खाने वाले, प्लांट और एनिमल दोनों खा लेते हैं वो, एंड पैरासाइट्स वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर उससे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं बच्चों। ठीक है, आ गया समझ? मैं बहुत आराम से करा रहा हूँ, तेजी से नहीं करा रहा। मैं नहीं चाहता कि किसी भी रूप में, समझ में आ गया? ये चैप्टर मैं फिर से कराऊं आने वाले समय में, इसीलिए आपने ढंग से पढ़ना है। आपको कोई सर ने पढ़ा तो दिया नहीं, आपने मन से पढ़ना है एक बार शुरू से, जहां तक मैं करा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ो। Can you give examples for each of these categories of consumers? कहाँ पे है अभी? Imagine हम the लोग का है situation. ये, कैन यू गिव एग्जाम्पल फॉर ईच दीज कैटेगरी। अब वही आ गए, हर्बी, कार्नी और सबके एक एग्जाम्पल देने को कह रहा है। तो हर्बी में वो लिख देना गाय, भैंस, डियर, हिरन हो गया। कार्निवोरस में तो लेपर्ड लिख देना, चाहे टाइगर, शेर। लॉयन। ओमनिवोरस में ह्यूमन लिख देना, सबसे बड़ा तो वही है। और पैरासाइट हो गए, पैरासाइट्स में क्या लिखोगे एग्जाम्पल में? roundworm, हाँ, अमरबेल। leeches, अमरबेल भी लिख सकते हो। हाँ, अमरबेल, कस्क्यूटा। कुस्कुटा, हाँ वही कुस्कुटा का ही अमरबेल ही कहते हैं। हाँ, आगे चलो, आगे। Imagine the situation where you do not clean the aquarium and some fish and plants have died. आपने Have you साफ नहीं ever किया, thought- एक्वेरियम साफ नहीं किया और कुछ फिश एंड प्लांट्स मरने लगे। हाँ, Have you ever thought what happens when an organism dies? हम्म, The microorganisms comprising bacteria and fungi break down the dead remains and waste products of organisms. ठीक। अब सुन लो बात ध्यान से। बैक्टीरिया एंड फंगाई मेन ध्यान रखना। जनरली हम बैक्टीरिया का नाम लेते हैं बच्चों, लेकिन यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एंड फंगाई हैं जो डेड, जो ब्रेक डाउन करते हैं। किसका ब्रेक डाउन करते हैं? डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं या उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने वाले, उसके मटेरियल का ब्रेक डाउन करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही डिकम्पोजर्स कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, क्या कहलाते हैं वो? डिकम्पोजर्स। हाँ, आगे। These microorganisms are the decomposers as they break down the complex organic substances into simple inorganic substances that go into the soil and are used up once more by the plants. बस, पेपर में आया, आप क्वेश्चन यही लिख लो, जगह बहुत बची हुई है, मेरे पास दिख रही है, आपके पास भी होगी। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ठीक है, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाउ दे बेनिफिट अस। अब ये इसमें कुछ भी कर सकते हैं, हाउ दे बेनिफिट किसी इकोसिस्टम में, हाउ दे बेनिफिट सॉइल। ठीक है, तो इस टाइप से। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म like bacteria and fungi that break down the dead remains and waste products of organism। ठीक है, और उसके कौन से सब्सटेंस को? ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ब्रेक डाउन करते हैं और किस में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों से? बोलो, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और इनऑर्गेनिक, और वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस किस में आता है? सॉइल में, और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है और प्लांट उसे आसानी से एब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्या है क्वेश्चन? ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो यहाँ पर क्वेश्चन बना, व्हाट आर, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिकम्पोजर क्या होते हैं। तो डिकम्पोजर की भी डेफिनेशन यहीं से आ गई। माइक्रो
डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर को क्लींजिंग एजेंट ऑफ एनवायरनमेंट क्यों कहते हैं? ये भी तो क्वेश्चन बन रहा है ना, क्योंकि वो क्लीन करते हैं एनवायरनमेंट को। जो वेस्ट और डेड रिमेन्स प्लांट्स और एनिमल्स के होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, और उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है कार्बन कंटेनिंग, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, जो प्लांट्स आसानी से सॉइल से एब्सॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे समझ क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ो बेटा आगे। What will happen to the garbage and dead animals and plants in their absence? अगर नहीं होंगे, सोचो कि कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, ठीक है, डेड एनिमल्स पड़े हुए हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, मतलब डिकम्पोजर्स नहीं है, तो सोचो क्या होगा। लेकिन अगर मान लो डिकम्पोजर्स हैं तो कुछ 10-15 दिन बाद तुम्हें सड़न की खुशबू तो आएगी कि भाई एक चीज सड़ रही है, लेकिन सड़ेगी भी कहाँ? सोचो डिकम्पोजर ही नहीं होंगे तो ये बेसिकली ये पड़े होंगे तो इस एनवायरनमेंट को कितना अनहेल्दी बना देंगे। कौन? ये डेड एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं, कौन उसे डिकम्पोज कर रहा है? कौन मिट्टी को उपजाऊ बना दे रहा है? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स आर द क्लींजिंग एजेंट ऑफ एनवायरनमेंट। वाई? तो यही पूरा पैरा आपने डिकम्पोजर क्या होते हैं, किस तरह से क्लीन करते हैं एनवायरनमेंट को, ये बताना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पैरा आ रहा है डिकम्पोजर के ऊपर। ठीक है आगे। Will the natural replenishment of the soil take place? क्या क्या Even if फिर क्या मिट्टी फिर से उपजाऊ बन पाएगी और इन डिकम्पोजर के बगैर? क्या डिकम्पोजर के बगैर मिट्टी फिर से उपजाऊ बन पाएगी बच्चों? नहीं बन पाएगी ना। नो सर। हाँ आगे बढ़ते हैं। इवन इफ डिकम्पोजर्स आर नॉट देयर, अगर वो नहीं है तो क्या होगा बच्चों? तो वो मिट्टी उपजाऊ नहीं हो पाएगी। इज इट क्लियर बच्चों? चलो नाउ नई एक्टिविटी हमारे सामने आती है, पढ़ते हैं। चलो पढ़ो बेटा। Activity 15.4. वेरी गुड। While creating an Hmm. aquarium, did you take care not to put an aquatic animal which would eat others? हाँ, अब आपने जब एक्वेरियम बनाया तो क्या ऐसे एनिमल्स को उसमें रखा है जो एक दूसरे को खा जाए? पता लगे उत्पात हो गया, मार काट हो गई, वो एक्वेरियम में खून ही खून फैल गया है। वो क्या कहते हैं, पलासी की लड़ाई जो थी, यू नो खत्म हो गए बोले साहब, सुबह तक उनकी खत्म ही हुई कहानी। तो व्हाट वुड हैव हैपेंड अदरवाइज? तो जिस समय एक्वेरियम बनाया जा रहा है उस समय हम लोगों को बहुत केयर करनी पड़ती है। इवन जो जिनके पास एक्वेरियम है बच्चों, उन्हें पता होगा, वो जाके बताते हैं कि ये वैरायटी की फिश है हमारे पास, कोई अच्छी फिश दो जो इनसे आपस में compete ना करें, भिड़े ना। और कई बार तो होता है कि आप गलत अगर मछली ले आते हो तो वो मछली एक की आंख निकाल देती है, एक को मार देती है। आपने देखा भी होगा इस चीज को, सुना भी होगा, जिनके घर में एक्वेरियम है उनको पता होगा। आगे, मेक ग्रुप्स एंड डिस्कस हाउ Make, ईच ऑफ, हाँ बोलो बोलो आगे बढ़ो। make groups and discuss how each of the above groups of organisms are dependent on each other. आगे, Write the Write the aquatic organisms in order of who eats whom and form a chain of at least 3 steps. एटलीस्ट 3 स्टेप्स की चेन बतानी है, कौन किसको खाता है। तो ऐसा करते हैं, पहला बना देते हैं प्लांट्स, दूसरा बोलो, दूसरा बोलो स्मॉल फिश ले ले, छोटे छोटे प्लांट्स हैं स्मॉल So फिश, small fish and big Large fish. hoppers. लार्ज फिश, लार्ज बड़ी फिश। ठीक है, तो ग्रास ऊपर आपने कहा, राइट, एक्वाटिक का ऑर्गेनिज्म बेटा, ग्रास ऊपर के पानी के अंदर डूब के खाएगा, समझो। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का बनाना है। तो हाँ, इसमें अगर आप अच्छा बनाना चाहते हो तो मैं बता दूं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स को हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं उसे? फाइटोप्लैंक्टन। 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 तो एक मिनट जरा राइटिंग राइटिंग नहीं, स्पेलिंग सुधार लूं मैं अपनी। फाइटोप्लैंक्टन, उसको खाते हैं जू प्लैंक्टन, अमीबा टाइप के जू प्लैंक्टन्स। ठीक है, फिर उसको खाती हैं स्मॉल फिशेस। तो 3 का बनाना था, 3 का बना लिया। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स लाइक हो गए ना कि प्लांट्स, जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, फिर उसको खा रहे हैं माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, जू प्लैंक्टन कहलाएंगे। और जू प्लैंक्टन्स को छोटी छोटी फिश खाती हैं, फिर छोटी छोटी फिश को बड़ी बड़ी फिश खाती हैं, बड़ी बड़ी फिश को और बड़ी बड़ी फिश खाती होंगी, उन बड़ी बड़ी फिश को कोई नहीं खाता, वो अपने आप ही मर जाती हैं। ठीक है, बस हाँ, वो मर जाती हैं अपनी लाइफ जी के, तो बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देते हैं। हाँ, would you consider any one group of organisms to be the primary importance? Yes, primary importance में बच्चों कौन आया? Plants, जिसे हम कहेंगे प्रोड्यूसर्स। आया समझ? प्रोड्यूसर, why और why not? आया समझ?
तो इसने ऊपर भी क्या लिखा था कि ग्रुप बनाओ, मेक ग्रुप एंड डिस्कस हाउ ईच ऑफ द अबव ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। किसमें? एक्वेरियम में। तो डिफरेंट डिफरेंट, तो आप प्लांट्स रखोगे, फिर उसके बाद उसमें फिशेस रखोगे, समझ में आ गया? तो बेसिकली ग्रुप में एक ग्रुप ऐसा है ऑर्गेन टू बी द प्राइमरी इंपॉर्टेंस। सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंस किसकी होगी? प्राइमरी इंपॉर्टेंस होगी प्लांट्स की, जो उसमें एनर्जी देंगे, सनलाइट से एनर्जी ग्रास्प करेंगे, वो अपना फूड बनाएंगे, उनको फिर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म ईट करेंगे, छोटे वाले ऑर्गेनिज्म को बड़े ऑर्गेनिज्म ईट करेंगे। ठीक है बच्चों? चलो नेक्स्ट आया फूड चेन एंड वेब्स। ठीक है, थोड़ा बता दूं, फूड चेन का सिंपल अर्थ है कौन किसे खाता है, और वेब मतलब जब ये जाल बन जाता है कौन किसे खाता है। जैसे मान लो अभी ग्रास लिया, ग्रास को खाया ग्रास होपर ने, ग्रास होपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खाया। ठीक, अब क्या जरूरी है ग्रास होपर को फ्रॉग ही खाए? ग्रास होपर को स्नेक भी तो खा सकता है, स्नेक को फिर ईगल ने खाया। नहीं आया समझ? तो एक फूड चेन थी ये वाली, एक और भी तो बन गई, बोलो हाँ। तो जब फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं, समझ में आ गया, तो वो कहलाती हैं फूड वेब। तो बेसिकली क्या है यहां पर फूड चेन का मतलब? हु ईट्स हुम, ऐसी सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म जो ये बताता है कि कौन किसे खाता है, ऐसी चेन फूड चेन कहलाती हैं। और जब डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं, उसे हम कहते हैं बच्चों फूड वेब। इज इट फाइन बच्चों? एनी डाउट? बोलो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। चलो स्टार्ट करते हैं। अदिति पढ़ो बेटा। In activity 15.4, we have formed a series of organisms feeding on one another. एक दूसरे को खा रहे हैं, This जैसे अभी series बनाया था, कौन सा लिया था बोलो? पहले फाइटोप्लैंक्टन्स लिए थे, फाइटोप्लैंक्टन्स स्पेलिंग लिख दे रहा हूं। फाइटोप्लैंक्टन्स, उसको किसने खाया था? जूप्लैंक्टन ने, और उसको किसने खाया था? स्मॉल फिश ने। ठीक है, हाँ आगे पढ़ो। This series or organisms taking part at various biotic levels from a food chain. फॉर्म ऑफ फूड चेन बच्चे, फॉर्म ऑफ फूड चेन। यही सीरीज जो दिख रही है आपको, एक के बाद कौन किसको खाता है, समझ में आ गया? इसी चेन को, इसी सीरीज को, या इन ऑर्गेनिज्म को जो एक दूसरे को खा रहे हैं, तो एक जो सीरीज प्राप्त हो रही है हमें, दैट इज नोन एज फूड चेन। क्लियर? एनी डाउट? क्लियर बच्चे? चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ो। Each step or level of the food chain forms a trophic level. बस, अब ट्रॉफिक लेवल क्या है? देखो मैंने आपसे कहा सबसे पहले थे प्रोड्यूसर, ध्यान से समझना। प्रोड्यूसर को किसने ईट किया? बोलो, कंज्यूमर ने। कंज्यूमर। कंज्यूमर, ठीक है। अब कंज्यूमर ये हर कीमत पे हर्बीवोर ही होगा पहला, जो प्लांट्स खाता है। इस हर्बीवोरस को किसने खाया? कार्निवोरस ने, मीट खाने वालों ने। तो ये जो फूड चेन है कि प्रोड्यूसर को हर्बी ने खाया, हर्बी को कार्नी ने खाया, कार्नी को टॉप कार्नी ने खाया, टॉप कार्निवोरस से होगा। ठीक है, टॉप कार्निवोरस। तो ये जो आपको फूड चेन दिख रही है, इसमें हर एक जो लेवल है या स्टेप है, ये कहलाता है ट्रॉफिक लेवल। बच्चों पेपर में आता है, व्हाट इज फूड चेन, डिफाइन करो। व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल्स? तो ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन क्या हुई? फूड चेन में जो लेवल्स होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, आई बात समझ, उनको हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में हमारे कौन आ रहा है बच्चों? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में किसकी एंट्री है बोलो? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर। सेकंड ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल में हर्बीवोरस। थर्ड ट्रॉफिक लेवल में कार्नी। चौथे में कौन से? टॉप कार्नी। इसमें प्लांट्स आ गए। हर्बी में एग्जांपल ग्रास होपर का दे देना, इसमें फ्रॉग का दे देना, इसमें स्नेक का दे देना। ठीक है, आप फ्रॉग पे टॉप कार्नी जो जो सबसे ऊपर, उसको उसको कोई नहीं खाता। फिर जैसे ईगल है, ईगल को कौन खाएगा? आप बता दो। नहीं आया समझ? जैसे लॉयन है, टॉप कार्नी में आएगा। लॉयन को कौन खाएगा? जब वो मरेगा, जब वो मरेगा तो बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, लेकिन उसे कोई खाने वाला नहीं है ना। आया समझ? तो टॉप कार्नी में ये हो गए। जैसे आप फिर देखो, प्रोड्यूसर में प्लांट्स लिए, हर्बीवोरस में ग्रास होपर आया, ग्रास होपर ने प्लांट्स खाए, उसको खाया कार्नी ने, कार्नी में हमने ले लिया फ्रॉग, और फ्रॉग को स्नेक ने खाया। तो स्नेक इस चेन में टॉप कार्नी में आ गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि स्नेक को ईगल खा गई,
तो सुपर टॉप क्या कार्निवर, सुपर टॉप जो कार्निवोरस है वो कौन हो गया? ईगल हो गई। अब इसे स्नेक को हटा दो, ऊपर ईगल लगा दो, तो ईगल कार्नी में आ गई, टॉप कार्नी में आ गई। बात समझ क्लियर है? यस चलो सर। आगे पढ़ते हैं। तो ये जो हर स्टेप होता है बच्चों फूड चेन में, जो ईच स्टेप होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? ट्रॉफिक लेवल। और पहले ट्रॉफिक लेवल में किसकी एंट्री होती है? प्रोड्यूसर्स की, प्लांट्स की, जो सनलाइट से फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन से ग्लूकोज बनाते हैं और उसका इस्तेमाल हर्बी करते हैं। हर्बी को फिर कार्नी खाते हैं, कार्नी को फिर टॉप कार्नी खाते हैं बच्चों। हाँ आगे पढ़ो। The autotrophs or the producers are at the first trophic level. आ गई बात वही, आगे बढ़ो। They fix up the solar energy and make it available for heterotrophs or the consumers. बस अब वो क्या करते हैं? सन से आने वाली जो सोलर एनर्जी है उसको फिक्स करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, उसे ट्रैप करते हैं एंड मेक इट अवेलेबल। और वो खुद को तो यूज करके जिंदा रहते हैं, लेकिन अगले जो जो कौन है बोलो, जो उन पर डिपेंडेंट हैं, हर्बीवोरस, उनको वो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। जब हर्बीवोरस उनको खाते हैं, समझ में आ गया? तो या कंज्यूमर्स जब उनको डिकम्पोज करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वो जो एनर्जी उन्होंने ट्रैप करी है और फोटोसिंथेसिस जो अपना फूड बनाया है, वो किसी ना किसी रूप में दूसरे कंज्यूमर्स को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ो। The herbivores or the primary consumers come at the second. हर्बीवोरस किस में आ गए बोलो? अभी ये ट्रॉफिक लेवल चल रहा है। पहले ट्रॉफिक लेवल में कौन आए बोलो? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर में कौन आ गए बोलो? प्लांट्स आ गए। ठीक है, प्रोड्यूसर, उसको किसने खाया? हर्बी ने। तो ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल कहलाएगा बच्चों, सेकंड ट्रॉफिक लेवल। हाँ आगे बढ़ते हैं। Small carnivores or the secondary consumers at the third and larger carnivores or the tertiary consumers form the fourth trophic level. हाँ आप सुनो, इन्होंने टर्शरी का है, टर्शरी कंज्यूमर। देखो, प्रोड्यूसर, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, जो इसके ऊपर है। हम क्या बोल रहे हैं? प्रोड्यूसर, हर्बी, कार्नी, टॉप कार्नी। एनसीईआरटी क्या कह रहे हैं? प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर जो इसे कंज्यूम करेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर में आ गए जो हर्बी खाते हैं, हर्बी हो गए मतलब बेसिकली, हर्बी नहीं खाते हैं, हर्ब्स खाते हैं, वो प्लांट्स खाते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। तो हमारे हिसाब से टॉप कार्नी हुआ, टर्शरी कंज्यूमर। क्लियर है बच्चों? तो फोर्थ लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे कौन आ रहा है एनसीईआरटी के हिसाब से? बताओ। टर्शरी कंज्यूमर। सेकंड में कौन आ रहा है? सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, और सबसे लोअर लेवल पे कौन आ रहा है? प्राइमरी लेवल पे कौन आ रहा है? बिल्कुल सबसे पहले फर्स्ट लेवल पे प्रोड्यूसर, जो प्लांट्स हैं बच्चों, प्रोड्यूसर्स। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। और टर्शरी कंज्यूमर फॉर्म द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। और 9 से आज 9th की क्लास है, तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आई एम थिंकिंग कि हम लोग क्लास लेंगे बच्चों। ठीक है, और किस टाइम पे लेंगे आई विल लेट यू नो। अगर हम 8:30 से 9 o'clock रख लें तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 8:30 से 9 o'clock? नो सर। ठीक है, तो 8:30 से 9 o'clock का क्लास रखते हैं आज, और इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल, काइंडली सब्सक्राइब इट। टेक केयर बच्चों, बाय बाय। इफ यू लाइक दिस, बाय बाय बच्चों, बाय बाय, थैंक यू सर। बाय बाय, बाय बाय, बाय बच्चों, बाय बाय, Thank you, sir. बाय बाय।